हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएससी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कक्षा 12 के गणित विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर का हल कर रहे थे हम। और इस प्रश्न में, इस श्रृंखला में हमने जो मॉडल पेपर के प्रश्न थे, प्रश्न संख्या 1 और इसके जो छोटे 12 प्रश्न थे उनका कंप्लीट हल कर लिया। और क्वेश्चन संख्या 2 था, जिसके अंदर 6 प्रश्न रिक्त स्थान संबंधी प्रश्न थे, इनका भी हल हमने कर लिया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमारे पास में 12 छोटे प्रश्न थे, इनका हमने हल देख लिया है। और आज हम प्रश्न संख्या 4 से, यानी खंड ए जो था, ये 3 प्रश्नों का एक खंड है, खंड ए। ये खंड ए हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम देखते हैं कि खंड बे के ऊपर चर्चा करते हैं। आज हम खंड बे के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें जो बोर्ड ने जो प्रश्न दिए हैं पहले उनके ऊपर चर्चा करते हैं। इसके बाद हम बोर्ड द्वारा जो जारी पेपर है, इसी के ऊपर आधारित और नए मॉडल पेपर जो हम बनाए हैं उनका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लगातार बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और इसका फायदा उठाइए। अब हम चलते हैं प्रश्नों पर और इनका हल देखते हैं क्या होगा। यहां हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है, यदि a बराबर है 1,2 और b बराबर है 3,4, यानी एक सेट है। a बराबर में हमारे पास में इसमें एलिमेंट हैं 2, 1,2, और जो b है, जो सेट हमारे पास b है, इसमें एलिमेंट है 3,4। और ये ऐसे कह रहा है, तो a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। a और b में संबंधों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ a, यानी a में जो एलिमेंट है इनकी संख्या है 2। और इसके बाद देखते हैं हम ऑर्डर ऑफ b, इसके अंदर जो एलिमेंटों की संख्या है ये भी 2 है। अब हम निकालते हैं, जो संबंध निकालेंगे तो a क्रॉस b आएगा, यानी ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b हम ज्ञात करें, यानी संबंधों में जो संबंध होगा a क्रॉस b, इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे ये देखते हैं। ये किसके इक्वल होगा? ऑर्डर ऑफ a डॉट ऑर्डर ऑफ b के इक्वल होगा, यानी ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। यानी हमारे पास में जो आएगा, इसके अंदर ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b, यानी जो a क्रॉस b संबंध है, इसके अंदर एलिमेंटों की संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। अब हम ये देखते हैं कि एक a और b में संबंधों की संख्या, a और b में संबंधों की संख्या बराबर, संबंधों की संख्या किसके बराबर होगी? ऑर्डर ऑफ a क्रॉस b, या फिर हम इसको सीधा कहें कि जो a क्रॉस b है, इसके अंदर जो उपसमुच्चयों की संख्या होगी, यानी a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या, a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या, यानी जो a क्रॉस b के उपसमुच्चय होंगे उनकी संख्या। और a क्रॉस b के जो उपसमुच्चय होंगे वो क्या होंगे? देखो, जब हमारे पास में, मान लो यहाँ अलग से बता रहा हूं मैं, कि यहाँ मान लो कि एक कोई सेट है हमारे पास में 1,2,3, तो इस सेट के अगर सबसेट बनाए तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की जो संख्या है ये होगी 2 की पावर n। n का मतलब है कि a में कितने एलिमेंट हैं? a में एलिमेंट है हमारे पास में 1, 2, 3, यानी 3 है 2 की पावर 3, यानी उपसमुच्चयों की जो संख्या है ये होगी 8। कितनी होगी? 8 होगी। अब हम यहां देखते हैं कि a और b के संबंधों की जो संख्या होगी a क्रॉस b के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि a क्रॉस b में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 4 हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि जो a क्रॉस b, a और b में संबंधों की संख्या है वो कितनी होगी? a और b में संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर 4 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 4 का मतलब हमारे पास में आ गया 16 हो गया। ये क्या आ गया? a और b में संबंधों की संख्या, यानी a और b में जो संबंधों की संख्या हमारे पास में आई है, ये कितनी आई है? 16 संबंध होंगे इसके अंदर। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और जो अगला प्रश्न है ये होगा, अगला प्रश्न है, देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको अवश्य देखने को मिलेगा। इसी टाइप के प्रश्न आपको और देखने को मिलेंगे पेपर में। और इसमें जो लिखा है, ये लिखा हुआ है कि
दो हमें मैट्रिक्स दी है और दोनों मैट्रिक्स की तुलना करके हमें एक्स वाई और जेड के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास जो दो मैट्रिक्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई और ये 2 और ये 5 प्लस का जेड और ये लिखा हुआ है एक्स वाई, और बराबर में है हमारे पास में 6 2 5 और ये है कितना 8, यानी x प्लस वाई बराबर में 6। देखो दो मैट्रिक्स की हम तुलना कब कर सकते हैं? दो मैट्रिक्स की तुलना जब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर बराबर हो। ये 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, और ये दोनों का अगर तुलना करें तो संगत अवयव की तुलना संगत अवयव से होगी, यानी इसका a11 पहला एलिमेंट, इसके पहला जो एलिमेंट है इसी से तुलना होगी इसके। तो यहां देखते हैं कि दोनों की तुलना से यहां लिखते हैं हम x प्लस वाई बराबर में हमारे पास में आया 6, और अगर हम बात करें 5 प्लस जेड की तुलना करेंगे किससे? 5 प्लस जेड बराबर 5 आ गया। तो यहां देखते हैं 5 प्लस जेड की तुलना इससे करते हैं तो जेड का मान आ गया 5 माइनस 5 यानी 0 आ गया। जेड का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब हम इसकी आगे तुलना करते हैं कि ये लिखा हुआ है हमारे पास में एक्स वाई बराबर में हमारे पास में है 8, एक्स वाई का मान है हमारे पास में 8 और x प्लस वाई बराबर में हमारे पास में है 6 है। इसको हम बदल लेते हैं कि यहां देखते हैं, या तो यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं या तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं या यहाँ से। तो पहले हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से अगर x का मान निकालते हैं तो हमारे पास में आएगा, सिंस हमारे पास में x प्लस वाई बराबर में 6 है तो x बराबर में कितना आ गया? 6 माइनस का y आ गया। ये x बराबर 6 माइनस वाई इस वाले समीकरण में रख देते हैं। x y बराबर 8 जो है इसके अंदर रखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? x का मान रख दिया हमने 6 माइनस का y और बराबर में यहाँ इंटू में हमारे पास y है और बराबर में आ गया 8 आ गया। और इसका हल करते हैं तो ये क्या आएगा? देखो 6y माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर में आ गया 8 आ गया। इसका और हल करते हैं तो हम पाते हैं वाई स्क्वायर माइनस और ये प्लस का आ गया 6y और ये माइनस का 8 बराबर में 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ आएगा वाई स्क्वायर और माइनस का 6y और प्लस का 8 बराबर में 0 आ गया। इसका और आगे हल करते हैं तो देखो क्या आएगा? यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस का 8 है तो देखो वाई स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं हम माइनस के 4y और इसको लिख सकते हैं हम माइनस के 2y, इसको लिख सकते हैं हम माइनस के 2y यानी माइनस के 4 और माइनस के 2 यानी माइनस के 6y हो गई। इसके गुणनखंड कर रहे हैं हम और ये प्लस के 8 है आगे, ये प्लस का 8 बराबर में 0। इन दोनों से अगर हम देखें तो यहाँ से जो कॉमन आएगा ये y आ गया और यहाँ y माइनस का 4 बच गया और इसमें से माइनस का 2 कॉमन लिया तो y माइनस का 4 बच गया और बराबर में हमारे पास 4 आ गया। और इन दोनों से फिर हम y माइनस 4 कॉमन ले लें तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा y माइनस का 2 बराबर में 0, यानी y के 2 मान आ गए, एक तो 2 आ गया और एक 4 आ गया। y के कितने मान आए? y के 2 मान आए हमारे पास, एक तो y बराबर में 2 और एक y बराबर में 4, ये 2 मान आए हैं। अब हम x प्लस वाई बराबर में 6 था, इसके अंदर फिर से रख लेते हैं तो हमारे पास में x के मान आ जाएंगे, y के मान 2,4 आया है तथा अब x प्लस वाई यानी y बराबर 2 तो x प्लस का 2 और बराबर में है हमारे पास में 6, x प्लस का 2 बराबर में है हमारे पास में 6 तो यह आ जाएगा x बराबर में हमारे पास आ जाएगा 4। एक x का मान हमारे पास में आया 4 और अगर x बराबर में y बराबर में हम ले 4 तो हमारे पास x का मान क्या आएगा? x प्लस 4 और ये आ गया 6 यानी x बराबर में आ गया 2 आ गया। यानी हम ये देखते हैं हमारे पास में अगर z का मान तो हमारे पास आ ही गया कि z का मान तो क्या होगा हमारे पास में जो होगा z बराबर 0 और ये x प्लस वाई बराबर में 6 है, एक x y बराबर में 8 है। यहाँ से हम देखते हैं कि फर्स्ट जो इक्वेशन है यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं तो 6 माइनस वाई आ जाता है। ये 6 माइनस वाई दूसरे वाले समीकरण में हम रखते हैं तो हमारे पास में y के 2 मान मिलते हैं और y के जो 2 मान मिले हैं हमें, ये 2 मान हमें मिले हैं y बराबर 2 और 4, 2 मान मिले हैं। अब y के मान 2,4 है तो एक बार 2 लेते हैं तो x का मान हमारे पास में जो आएगा ये 4 आ जाएगा और एक बार लेते हैं 4, y का मान एक बार 4 लेंगे हम तो x का मान हमारे पास में 2 आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं और मैं आशा करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले प्रश्न में हमारे पास में है
अगला जो प्रश्न है ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक हमें जो मैट्रिक्स दी है इसके बराबर हमें ये जो सिद्ध करना है। मैट्रिक्स है ए सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, बी ए, बी, बी प्लस सी, सी और बराबर में है 4 ए बी सी और इसे सिद्ध करना है। तो इसे हम प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा सिद्ध करेंगे और इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या करते हैं, हमें जो सिद्ध करना है कि 4ABC सिद्ध करना है। हमें जो मैट्रिक्स दी है इसके अंदर लिखा हुआ है ए सी और ए प्लस सी और यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस सी और ये लिखा हुआ है बी और ये ए और ये बी प्लस सी और ये सी। अगर इसका हम डिटर्मिनेट करें यानी डिटर्मिनेट निकालें, इसका सारणिक निकालें, यहाँ सीधा ही हम इसका सारणिक निकालें तो इसकी कैलकुलेशन बहुत जटिल हो जाएगी। इसलिए हम इसमें संक्रिया लगाते हैं और प्रारंभिक गुणधर्म जो हैं सारणिक के वो लगा के इसे हल करते हैं। तो इसे हल करने के लिए हम एक काम करते हैं कि इसमें कहीं पर भी लगातार 2 जीरो बना लेते हैं। संक्रिया लगा के कहीं पर भी 2 जीरो बना लें। तो 2 जीरो बनाने के लिए हम इसको किसी भी तरीके से खोल सकते हैं। मान लो कि यहाँ और यहाँ सी और ए प्लस सी की जगह हमने 0 0 बना दिया और यहाँ हमारे पास एक एलिमेंट रहेगा तो इसके रेस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेट हम ज्ञात कर सकते हैं और वो आसानी से हमें उत्तर मिल जाएगा। इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करें कि इसका हल करने के लिए हम ये देखते हैं कि देखो R1 में हम ऑपरेशन लगा दें। क्या लगाएं? R1 में हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं उसको इस साइड रख लिया R1 और R1 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो R1 में से क्या ऑपरेशन लगाएं कि R1 में से माइनस कर दें R2 और R3, यानी ये R1 है, ये तो है R1 और ये हमारे पास में है R2 और ये है R3। R1 में से R2 और R3 अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो इसे देखते हैं। तो हमारे पास में आएगा, हमने जो पार्ट लिया है वो LHS पार्ट है ना। तो अब हम देखते हैं R1 है A और इसमें से R2 और R3 माइनस करते हैं तो माइनस का A और माइनस का B, यानी A माइनस का A प्लस का B और यहाँ माइनस का B हो जाएगा। तो इसका जो यहाँ जो एलिमेंट आएगा ये क्या आएगा, A से तो A कैंसिल होगा, ये माइनस का B, ये माइनस का B, यानी यहाँ हमारे पास माइनस का 2B आ जाएगा। तो इसकी जगह मैं रख देता हूँ माइनस का 2B रख दिया मैंने यहाँ। इसके बाद में देखते हैं कि हम यही काम दूसरे एलिमेंट के लिए करेंगे। तो यहाँ देखते हैं C और C में से क्या कर देते हैं, माइनस का B कर देते हैं और माइनस B माइनस का C कर देते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, ये C से C कैंसिल हो गया और ये माइनस का 2B आ गया। तो इसकी जगह भी हम रख देते हैं माइनस का 2B और अब रखते हैं A प्लस C और इसमें से माइनस करते हैं हम A और यहाँ माइनस करते हैं C। तो यहाँ देखो A प्लस C और माइनस A माइनस C ये कैंसिल होकर हमारे पास में क्या आ गया, 0 ही आ गया है। जो हमने यहाँ रफ कार्य किया था इसको मिटा देते हैं। और अब हम देखते हैं कि देखो R1 में ही ऑपरेशन लगाया था, जिसमें ऑपरेशन लगाते हैं चेंज उसी में होगा और R2 और R3 ऐसा कैसा ही रहेगा। तो R2 और R3 की जो वैल्यू है ये ऐसे कैसे रख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा A प्लस B और ये आ जाएगा B और ये आ गया A और ये आ गया B और ये आ गया B प्लस C और ये आ गया C। तो माइनस 2B 0 A प्लस B B A B B प्लस C आ गया। अब हम और आगे चलते हैं तो देखो फर्स्ट रो है, इसके अंदर से अगर हम कॉमन लें तो माइनस का 2B कॉमन आ जाएगा। ये तो 0 इंटू माइनस 2B लिख सकते हैं इसकी जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 है ही। तो माइनस का 2B हमने कॉमन ले लिया फर्स्ट रो से। तो अब हमारे पास में जो मान आया वो यहाँ बच गया 1 और यहाँ पर 1 और ये 0 और ये A प्लस B ऐसा कैसा आ गया और ये B ऐसा कैसा आ गया और ये A ऐसा कैसा आ गया और ये B और ये B प्लस C और ये आ गया C आ गया। अब आगे चलते हैं, देखो इस जगह तो 0 बन गया, इस जगह तो 0 बन गया, यहाँ पर और 0 बन जाए। यहाँ 0 बनाने के लिए ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम फर्स्ट है। अगर सेकंड कॉलम में से हम फर्स्ट कॉलम घटा दें, यानी हम ये कर दें कि जो हमारे पास में सेकंड कॉलम है यानी C2 में हम ऑपरेशन लगा दें, क्या C2 माइनस C1 कर दें, C2 माइनस C1 कर दें तो क्या आएगा। देखो हम देखते हैं कि माइनस का 2B ये तो बाहर था ही,
अगर माइनस का 2 भी बाहर है और C2 माइनस C1 करें तो C1 में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ C2 में ही चेंज होगा। C3 भी ऐसा कैसा रहेगा, तो हम ये लिख देते हैं कि C1 का जो एलिमेंट है एक A प्लस B और ये B, ये तो ऐसा कैसा रख दिया, एक B और B प्लस C। इसको देखो 1 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0, और यहाँ देखो C2 माइनस C1 कर रहे हैं हम, तो यानी B में से ये घटाएंगे, B में से क्या घटाएंगे हम, B माइनस A माइनस B हो गया। तो ये हमारे पास में क्या आएगा, A से तो सॉरी B से B कैंसिल हो गया, तो हमारे पास माइनस का A बच गया, यहाँ माइनस का A आ जाएगा। और ये B प्लस C है और इसमें से हम घटाएंगे B, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, C बच जाएगा, यानी हमारे पास यहाँ बच गया C, और ये जो थर्ड कॉलम है ये ऐसा कैसा आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास में जो आया है कि ये जो हमारे पास में आया है कि -2b और 1 0, 0 A प्लस B माइनस A B और C। अब इसका हल कर लेते हैं हम, और इसका हल करते हैं तो देखो क्या आएगा, इसका हल करते हैं तो देखो माइनस का 2b तो ऐसा कैसा है, और इसका हम क्या कर लेते हैं, प्रसार कर लेते हैं। तो हम इस एक के रेस्पेक्ट में प्रसार कर लेते हैं, यानी फर्स्ट जो रो है इसके सापेक्ष कर लेते हैं। तो आगे वाले तो 2 0 हैं, तो बाहर 0 से गुणा होंगे तो उनका तो करने की जरूरत ही नहीं है, 0 हो गया ऑटोमेटिकली। यहाँ कर लेते हैं 1, और इनटू में क्या आएगा, इस कॉलम को और इस रो को दबा देंगे तो ये कितना आ गया, माइनस का AC माइनस का साइन, और ये इनटू में माइनस का AC आ गया। लो अब देखो माइनस का 2b और ये कितना आ गया, माइनस का AC यानी माइनस का 2AC आ गया, माइनस का 2AC आ गया। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 × 2, और ये आ गया 4ABC। और हमें क्या चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, अरे यही तो चाहिए था, देखो हमें यही चाहिए था 4ABC। यहां देखिए हमें क्या चाहिए था, 4ABC चाहिए था, और हमने भी ज्ञात यही किया है कि 4ABC। तो मैं आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न में जो लिखा है वो अगले प्रश्न में लिखा है अवयव 1 2 3 4 का सहखंडज ज्ञात कीजिए। यानी सहखंडज का मतलब ये है कि इसका एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। ये 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है जिसका सहखंडज ज्ञात करना है, और ये हमें 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें थोड़ा सीधा नहीं करके 2 4 5 पंक्तियों में अगर इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, तो इसमें नंबर पूरे आने के चांसेज रहेंगे हमारे लिए। तो अब हम देखते हैं कि इसको मान लेते हैं कि हम ये ए है, और यहाँ 1 2 और 3 और ये 4, ये इसके अंदर एलिमेंट है। इसका सेकंडज हमसे पूछा है, यानी अवयव का एडजॉइंट ऑफ ए पूछा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स। क्या ज्ञात करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स ज्ञात करेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब पहले तो हम C ज्ञात करेंगे, और C के अंदर लिखेंगे हम C11 C12 और C21 और C22 लिखेंगे। ये भी 2 × 2 का ही होगा। अब हम देखते हैं कि सेकंडज मैट्रिक्स कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो पहले हम C11 निकालेंगे, तो -1 की पावर 1 + 1, और यहाँ C11 ज्ञात कर रहे हैं तो पहले इसको और इसको दबा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। यानी C11 की वैल्यू आई है हमारी -1 की पावर 2 प्लस का 1 हो गया, और ये 4 आ गया। यानी C11 की वैल्यू जो आई है हमारे पास में वो आई है 4। अब हम ज्ञात करते हैं C12 -1 की पावर 1 प्लस का 2, -1 की पावर जो है हमारे पास में यहाँ है -1 की पावर 1 प्लस का 2 है, और इसके साथ 1 2 यही है, इसको और इसको दबा देंगे तो इसके साथ क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, -3 आ गया। और अब हम ज्ञात करते हैं C21। अगर C21 हम ज्ञात करें तो C21 के लिए देखो -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ लिखते हैं C21, इसको और इसको दबा देते हैं, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को दबाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हमारे पास आ गया -2 आ गया। अब हम देखते हैं कि C22, अगर C22 निकालते हैं तो इसका मतलब ये आ गया -1 की पावर 2 + का 2, और ये क्या आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आएगा, ये और ये दबा देंगे तो इसके साथ आएगा 1, तो यानी ये आ गया 1 ही आ गया। क्या आया, C22 का मान क्या आया, 1 आया है हमारे पास में। और अब हम देखते हैं कि जो C आएगा ये क्या आएगा, C11 का मान रखते हैं 4 है, यहाँ 4 रख दिया। C12 का मान
माइनस का 3 है, C21 का मान माइनस का 2 है और CT2 का मान कितना है 1 है। ये आया हमारे पास में C कोफैक्टर मैट्रिक्स। और जब एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ A यानी C डैश, ये जो C है इसका ट्रांसपोज ले ले हम तो हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ A आ जाता है। तो हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू C का डैश लेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 4, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 2 और ये आ गया 1 आ गया। ये क्या आया है, ये हमारे पास में सेकंडज यानी ये हमारे पास में आया है, ये हमारे पास में जो आया है ये आया है हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ A आया है। तो इसे आप आसानी से देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या आएगा कि इसके अंदर हमने जो निकाला है ये आया है। तो यहाँ हमारे पास में है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स आई है हमारे पास में 4 -2 -3 और 1। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला जो प्रश्न है हमारे पास में ये प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है कि दिखाइए कि फलन f(x) बराबर, दिखाइए कि फलन f(x) बराबर 1/x माइनस a बिंदु x बराबर a पर असंतत है। ये बहुत ही इजी प्रश्न है। देखो हम यहाँ देखते हैं कि सांतत्य की जो संतत होने की जो शर्त है, फलन जो है वो संतत होने की क्या शर्त है। अगर कोई फलन संतत हो तो उसकी शर्त क्या है, उसके लिए LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL यानी राइट हैंड लिमिट और f ऑफ a यानी दिए गए बिंदु पर फलन का मान, ये तीनों मान अगर बराबर हो, ये तीनों मान अगर क्या हो बराबर हो तो हम ये कह सकते हैं कि फलन संतत होगा। अगर मान लो दिए गए बिंदु पर ये तीनों मान LHL, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और FA तीनों मान अगर बराबर नहीं है तो हम ये कहेंगे कि फलन संतत नहीं है। अब हमारे पास में जो दिया गया है इस प्रश्न की चर्चा करते हैं और इसके ऊपर चलते हैं कि हमारे पास में क्या दिया है। इसने लिखा है कि f(x) बराबर 1/x माइनस a बिंदु x बराबर a पर असंतत है। ये चेक करना है हमें, ये दिखाना है ना। तो हम लिखेंगे दिया है बिंदु x बराबर a, f(x) बराबर ये है दिया गया बिंदु या दिए गए बिंदु x बराबर a पर f(x) का मान निकालते हैं। पहले f(x) का मान क्या होगा, तो जो दिया गया बिंदु है इसके ऊपर f(x) का मान जो होगा यानी fa रखते हैं हम यहाँ, तो fa अगर यहाँ रखते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, fa रखते हैं तो 1 में x की जगह a रख रहे हैं तो 1/a माइनस a यानी 1/0 यानी इन्फिनिटी आ गया। इसका मतलब x बराबर a पर तो फलन परिभाषित ही नहीं है, तो इसका मतलब संतत है ही नहीं। और यही हमें सिद्ध करना था कि संतत नहीं है फलन, असंतत है, यही हमें सिद्ध करना था। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर a पर फलन, x बराबर a पर फलन परिभाषित ही नहीं है, x बराबर a पर फलन परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है। इसलिए x बराबर a पर f(x) बराबर 1/x माइनस a असंतत है। यही हमें सिद्ध करना था कि x बराबर a पर फलन संतत नहीं है यानी असंतत है। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला जो प्रश्न है ये हमारे पास में है, ज्ञात कीजिए कि किस अंतराल में y बराबर x² e⁻⁻x वर्धमान है। यानी हमारे पास में जो लिखा है कि ज्ञात करना है कि किस अंतराल में x² e⁻⁻x वर्धमान है। इसने खुद ने कहा कि वर्धमान है। और वर्धमान की कंडीशन क्या होती है कि जो f(x) है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए दिए गए अंतराल के लिए। कोई सा भी अंतराल हो आपके पास, उस अंतराल के लिए f(x) क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो f(x) निकाल लेते हैं, वो किस अंतराल में 0 बनता है वही अंतराल हो जाएगा। किस अंतराल में ग्रेटर देन 0 बनता है तो वही अंतराल हो जाएगा वर्धमान के लिए। तो हम पहले f(x) ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, f(x) ज्ञात करेंगे और इसके बाद में हम देखते हैं हमारे पास y बराबर है और ये लिखा हुआ है x² e⁻⁻x। ठीक है, इसे हम f(x) भी मान सकते हैं, एक ही बात है, ये मान लिया हमने, ये हमने
मान लिया कि ये एफ डैश एक्स के बराबर है। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स, इस साइड तो आ गया एफ डैश एक्स, यहां हम फर्स्ट और सेकंड से करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐसा कैसा रख लिया, e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का करते हैं तो माइनस का 1 आ गया, और अब हम करते हैं आगे बीच में प्लस का साइन, e की पावर माइनस एक्स तो ऐसा कैसा, एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो हमारे पास में आ गया 2x, और x का सापेक्ष x का अवकलन 1 हो गया, यानी एफ डैश एक्स बराबर आया माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया प्लस का 2x ई की पावर माइनस का x आ गया। अब हम देखते हैं, देखो हम जानते हैं क्या दिया है, सिंस दिया है एफ एक्स एक वर्धमान फलन है, कैसा फलन है, वर्धमान फलन है, ये हमें दिया है, एफ एक्स एक वर्धमान फलन है, ये हमें खुद ने दिया है, प्रश्न में दिया गया है। और एफ डैश, अगर एफ एक्स एक वर्धमान है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एफ डैश एक्स होगा ये क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, जो एफ डैश एक्स होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो यानी ये जो मान है हमारे पास में माइनस का एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस का एक्स और प्लस का 2x ई की पावर माइनस एक्स, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसको और आगे हम हल करते हैं तो इसमें देखो दोनों में से e की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, एक x भी कॉमन आ रहा है तो x भी हमने ले लिया, और हमारे पास में क्या बच गया, देखो यहाँ हमारे पास में जो बचा है ये बच गया माइनस का x और ये बच गया प्लस का 2 बच गया, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया। और सिंस हम जानते हैं देखो e की पावर माइनस एक्स है, इसका मान हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये जो फलन है पूरा ये ग्रेटर देन 0 होने के लिए किस किस मान पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक तो x पर और एक इस मान पे डिपेंड कर रहा है, इन दो मानों पे डिपेंड कर रहा है कि e की पावर माइनस एक्स तो क्या होगा, e की पावर माइनस एक्स तो हमेशा धनात्मक होता है, तो ये तो धनात्मक हो गया, तो e की पावर माइनस एक्स से तो हमारा पीछा छूट गया। और अब हम देखते हैं कि x का मान, या तो x का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर माइनस का x प्लस का 2 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यही बात है। अब हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, या फिर इस समीकरण को हल करते हैं, दोनों साइड हम माइनस के 2 कर लेते हैं तो माइनस का x आ गया, और ये ग्रेटर देन और ये माइनस का 2 आ गया। और आगे हल करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर x ग्रेटर देन 0, या फिर दोनों साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, x लेस देन 2 आ जाएगा। इसका मतलब x के मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए, x का मान क्या होना चाहिए, 2 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये आ गया कि x किस में बिलोंग करेगा, 0,2 में बिलोंग करेगा। अतः हम यहाँ कहेंगे कि अतः एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स वर्धमान होगा जबकि जब x बिलोंग्स टू किस में होंगे, 0,2 में होगा, 0,2 में होगा, यानी हमारे पास जो अंतराल आया है ये क्या आ गया, 0,2 आ गया, 0,2 आ गया। यही हमें निकालना था कि किस अंतराल में फलन वर्धमान है, और फलन वर्धमान किस में हुआ है, 0,2 में हुआ है। तो इसको आप आसानी से देख सकते हैं कि इसके अंदर कैसे हमने उत्तर खोज लिया है कि ज्ञात कीजिए किस अंतराल में y बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स एक वर्धमान फलन है, इसने खुद ने दिया वर्धमान फलन है, इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 इसने खुद ने कहा है, इसका मतलब हम एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं, एफ डैश एक्स ज्ञात किया तो हमारे पास आ गया, और एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 करके हमने एक्स के जो मान थे वो हमने ज्ञात कर लिए, और हमारे पास में आंसर मिल गया है कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, 0,2, यानी एक्स 0 से 2 के बीच में एक वर्धमान फलन होगा एफ एक्स। x अगर बिलोंग करे 0,2 के बीच में तो एफ एक्स वर्धमान होगा, और एफ एक्स का मान है एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स है। मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है हमारे पास में ये लिखा हुआ है, देखो जो अगला प्रश्न है हमारे पास में ये लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। इसको लिख लेते हैं हम कि ये हमारे पास में लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का महत्तम मान ज्ञात करना है हमें। और
इसको लिखते हैं आगे कि इसको एफ थीटा के रूप में, या इसे लिख लेते हैं एक बार कि दिया है हमें कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इसको y के बराबर मान लेते हैं हम, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और या फिर इसको हम माने थीटा का फंक्शन है तो इसको एफ थीटा का फंक्शन मान लेते हैं। और यहाँ पूरे जो फंक्शन होंगे, जो थीटा होगा, ये थीटा बिलोंग कर रहा है, यहाँ लिखा नहीं है, थीटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा है यहाँ हमारे पास में। तो अब हम इसका हल देखते हैं कि इसका हल क्या आएगा, कि इसके लिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा का महत्तम मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले महत्तम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ हम एफ डैश थीटा ज्ञात करेंगे। तो हमने लिखा एफ डैश थीटा, अगर एफ डैश थीटा का मतलब थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पे, यहाँ लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो हमारे पास एफ डैश थीटा आएगा, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा हो गया, और कोस थीटा का अवकलन हो गया माइनस का साइन थीटा हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि यहाँ हम जो असंयुक्त बिंदु निकालेंगे तो हम एफ डैश थीटा को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। एफ डैश थीटा को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करते हैं, तो हमारे पास और थीटा के मान मिल जाएंगे। तो हम लिखेंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा और बराबर में 0 आ गया। साइन थीटा को उस साइड लेके जाते हैं तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया, यानी ये आ गया हमारे पास में टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब हमारे पास में जो थीटा की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गया, π/4, क्योंकि टेन का मान 1 होता है π/4 पर, तो हमने लिख दिया थीटा का मान π/4 आ गया। अब हमारे पास में 3 बिंदु आ गए, एक तो हमें लेना है 0, एक पाई, और इसके बीच में एक असंयुक्त जो बिंदु आया है ये हमारे पास में आया है π/4 आया है। इसका मतलब सबसे पहले हम f0 ज्ञात करते हैं। f0, अगर f0 निकालते हैं तो हम क्या आएगा, जो थीटा की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ हमारे पास में आया है साइन 0 प्लस कोस 0, साइन 0 का मान 0 और कोस 0 का मान 1, यानी f ऑफ 0 का मान जो आया हमारे पास में, ये आ गया हमारे पास में 1 आ गया। f ऑफ 0 का मान जो हमारे पास में आया है वो आ गया 1। और अब हम देखते हैं कि f π/4 का मतलब 45 डिग्री का मान, और यहाँ लिखते हैं हम साइन π/4 प्लस कोस π/4, यानी f π/4 साइन π/4 का मान 1/√2 प्लस 1/√2 कोस π/4 का मान भी। और इसको आगे लिखते हैं हम, तो इसमें आएगा हमारे पास f π/4, इन दोनों को जोड़ते हैं हम तो क्या आएगा, देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2/√2 आ गया, और इसको कट करते हैं तो आपके पास √2 आ गया, यानी f π/4 का मान हमारे पास में आया है √2। अब देखते हैं आगे, हमारे पास में एक मान और बच गया, और वो मान क्या है, हमें किस पे चेक करना है, पाई पर और चेक करना है। और पाई पर चेक करने के लिए हम आगे देखते हैं, पाई पर अगर हम चेक करें तो अब हम लिखते हैं यहाँ पाई के लिए अगर हम चेक करें तो हम देखते हैं कि f पाई साइन पाई प्लस कोस पाई, साइन पाई का मान 0, साइन n पाई पे 0 होता है, और कोस पाई का मान माइनस का 1 आ गया। तो जो f पाई का जो मान आया है, ये हमारे पास में जो मान आया है ये क्या आया है, माइनस का 1 आ गया। f पाई का मान क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब देखते हैं, हमें महत्तम मान चाहिए था और हमने 3 मान निकाल लिए, इनमें महत्तम मान कौन सा है, देखो जो निरपेक्ष महत्तम मान जो होगा ये क्या होगा, ये f ऑफ 0 का मान 1 है, f ऑफ π/4 का मान √2 है, और f ऑफ पाई का मान माइनस का 1 है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं अतः f थीटा का निरपेक्ष महत्तम मान √2 होगा। क्या होगा, √2 होगा। तो मैं आशा करता हूं ये प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप क्लास पे लगातार बने रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और इसके बाद में हम इसी पेपर का और आगे सॉल्यूशन करेंगे, और हम जो भी नए पेपर हैं उनका भी सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।